क्या आपको भी हर वक्त ऐसा लगता है कि आपके गले में कोई चीज़ फंसी है और आप उसको साफ करने के लिए हर वक्त खंकारते रहते हैं? क्या कभी जानने की ये कोशिश की है कि वो केरा है या बलगम है? सुबह उठते ही आपको अक्सर गला साफ करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये केरे की शिकायत है। इसको राइंद कहते हैं और ये बीमारी अंग्रेज़ी में इसको पॉलिप इसको कहते हैं पोस्ट नेज़ल ट्रिप। ये बहुत सारे इंसानों में, बहुत सारे लोगों में ये बीमारी जो है आम पाई जाती है। इसकी असल पीछे वजूहत क्या है, ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, और बहुत सारे लोग इसका बहुत शरबत पी पी के, खांसी के शरबत पी पी के इस बीमारी को बढ़ा लेते हैं और फिर बाद में वो परेशान रहते हैं। आप इस बीमारी का हल जानना चाहते हैं, होम्योपैथी इसको कैसे ट्रीटमेंट करती है, इसकी एनाटॉमी क्या है, तो जुड़े रहिए मेरी तक लास्ट वीडियो के लास्ट तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको ये इस वीडियो में ये पता लगेगा कि आया ये जो केरा है या बलगम की शिकायत है, असल बीमारी है क्या और होम्योपैथी इसका कैसे हल निकालती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साबर आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और अहम मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो है केरा, राइंद, पोली नेज़ल ट्रिप। बहुत सारे लोग यही बहुत सारे मरीज़, बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें फ़र्क ही नहीं कर पाते। उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत अहम है कि केरा और बलगम दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। बलगम जो लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है, और केरा जो अंदर गले में हर वक्त गिरता रहता है। कुछ चीज़ें इसमें कॉमन हैं, कुछ चीज़ें इसमें सेम हैं, लेकिन इनकी अलामात, इनकी वजूहात अलग-अलग हैं। कुछ अलामात जो हैं इसकी वजूहात सेम है, एलर्जी और इसके होने की वजूहात जो है। सबसे पहले केरे की एनाटॉमी के मतलब ये कैसे बनता है, इसके मतलब हम थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे चेहरे की हड्डियों के अंदर छोटे छोटे खाली खाने होते हैं और हमारे साइनसेस होती हैं, जिन्हें नाक के अंदरूनी हिस्से में एक झिल्ली होती है, कुदरती फैक्ट्री। ये साइनसेस और नाक की झिल्ली रोज़ाना तकरीबन 1 से 2 लीटर पतला और शफाफ मादा जो नाक को गीला रखता है। बलगम की बात कर रहे थे, उसमें से 1 से 2 लीटर जो है वो डेली बेस पे मादा जो है वो बनता था, लेकिन इसमें भी ताकि वो लंग्स को लुब्रिकेट रख सके। यहाँ बात आती है नाक को लुब्रिकेट रखने की। यही नाक, केरा, साइनसिस का दूध नाक में बनता है, वो लंग्स में बन रहा था। प्रॉब्लम यानी कि डिफरेंशिएट मैं दोनों में बता रहा हूँ कि बलगम और केरा, इसमें दोनों में फ़र्क कहाँ है। और जरासीम को फेफड़ों में जाने से रोकता है, ये बात दोनों में कॉमन आ जाती है। नॉर्मल अमल, आम हालात में ये मादा इतना पतला होता है कि नाक के पीछे से होता हुआ हलक के रास्ते मैदे में गिरता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। यानी कि ये कुदरती और नेचुरली है कि केरा जो है वो बनता रहता है ऑलरेडी, लेकिन वो नाक के पीछे से होते हुए सीधा मैदे में गिरता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता। पता तब लगता है जब ये प्रॉब्लम करता है, जब ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। किस वजूहत की बिना पर होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। केरा का बनना, जब किसी वजह से ये मादा ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे या बहुत ज़्यादा गाढ़ा और लेसदार हो जाए तो ये खामोशी से नीचे की बजाय गले के पिछली दीवार पर गिरना शुरू हो जाता है और इसके टपकने और गिरने की वजह से ये केरा अमल में आता है। ये केरा जो है अपना बीमारी जो है वो सामने आती है, हमें वाज़ह करती है और हम बिला वजह ही उसके खांसी के शरबत, ड्राई कफ के या दूसरी कफ के या खांसी के शरबत पी के अपना बुरा हाल कर लेते हैं और बिला वजह ही डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ही बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी कर लेते हैं जो लेकिन केरा तो फिर भी ठीक नहीं होता, केरा वहीं का वहीं रहता है। केरे में और बलगम में वाज़ह फ़र्क मैं थोड़ा सा बताता चलो आपको। केरा पोस्ट नेज़ल ट्रिप, ये नाक और चेहरे के साइनसिस में बनता है। ये नाक के पीछे से ऊपर से नीचे गले में गिरता है। ये नाक से ऊपर गले से नीचे की तरफ गिरता है। गला साफ करना, निगलने में तकलीफ, गले में खराश, ये किसकी अलामत है? केरे की।
अब बलगम की मैं थोड़ा सी इसमें बताता चलूँ ताकि आपको बलगम और केरे में थोड़ा सा फ़र्क नज़र पड़े। ये फेफड़ों और सांस की नालियों में बनता है। ये फेफड़ों और सांस की नालियों में बलगम बनती है। ये फेफड़ों से नीचे से ऊपर मुंह की तरफ आती है। ये फेफड़ों से नीचे और ऊपर मुंह की तरफ वापस ऊपर की तरफ आती है, जबकि केरा ऊपर की तरफ बनता है और नीचे अलग जगह होते हुए नीचे पेट में गिरता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। छाती में जकड़न, गुड़गुड़ाहट और रेशे वाली खांसी, जब बलगम गाढ़ी होती है तो उसमें ये अलामत आती है कि गुड़गुड़ाहट वाली खांसी, यानी कि पता लगता है कि खांसी, लंग्स जो है छाती में से आवाज़ आती है। और जब केरे की प्रॉब्लम आती है तो गले में खराश होती है, गला दर्द करता है, गला साफ करना पड़ता है, निगलने में दुश्वारी पेश आती है। क्या केरा होना बीमारी या कुदरती अमल है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बनता है, यानी हर बंदे को ये जानना चाहिए कि केरा जो है वो कुदरती अमल है या किसी बीमारी की अलामत है। साइंस के मुताबिक केरा खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक जिस्म का एक कुदरती दफाई निज़ाम है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। जब नाक में कोई जरासीम, मट्टी या एलर्जी, यहाँ बात उसकी भी आ रही थी, बलगम की उसकी भी आ रही थी, और यहाँ बात केरे की भी आ रही है। दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों सेल्फ डिफेंस सेल्फ मैकेनिज्म है। तो एलर्जी या पैदा करने वाली चीज़ होती है तो जिस्म से उसे धोकर बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मादा बनाता है, लेकिन अगर ये सिलसिला मसलसल बरकरार रहे तो ये इस बात की निशानी है कि जिस्म के अंदर कोई ख़राबी, कोई बीमारी मौजूद है, जिसकी वजह से ये दफाई अमल रुक नहीं रहा। काजेज़, इसकी वजूहात क्या हैं? साइंसिस में बैक्टीरिया या वायरस की वजह से सूजन आना और पीप जैसा रेशा पैदा करना, धूल मिट्टी, पोलन एलर्जी, जानवरों के बाल या इस तरह का कोई दूसरा वायरस जो है वो इसका बायस बनता है। मौसम की तब्दीली, अचानक सर्द या इंतहाई खुश्क हवा का नाक में जाना, ये बीमारी आ जाती है। इसमें ये सिम्टम इसकी वजूहत बन सकती है। गलत खुराक, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, तली हुई अशिया, तेज़ मिर्च मसाले, खट्टी अशिया का इस्तेमाल, ये केरे का बायस बन सकती है। इसके साथ साथ अब यहाँ पे केरे की एक अलग अलामत जो डिफरेंट है, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। डिवेटेड सिम्टम्स, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना से रेशे का कुदरती भाव रुक जाता है और वो पीछे गले में गिरना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे ये बात समझ लेनी चाहिए कि नाक की गदूद का जो मसला है, साइनाइटिस जिसको हम कहते हैं, नाक के गदूद जिनके टेढ़े होते हैं वो अक्सर गदूद की ऑपरेट करवाते रहते हैं। तो ऑपरेट करवाने से वो जो होता है जी, नाक के वो केरे की शिकायत जो है उनको रहती है। तो सारी बात है, जब एक चीज़ सिस्टम जो फ्लो जो बिल्कुल सीधा बहना था वो अगर वो नहीं सीधा, वो उसका फ्लो जो है वो रुकावट बन रही है, तो उसमें फिर ऑपरेट तो करवाना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन हैं जो इसको उसके टेढ़ेपन को भी ख़त्म कर देती है। मैं मेडिसिन के मतलब भी आपको बताता हूँ। केरे की अलामत, थ्रॉट क्लियरिंग, बार बार गला साफ करने की आदत, गले में मुसलसल खराश, चुभनदार दर्द, रात को लेटने से शदीद खांसी का, यहाँ तक कि उठना पड़े क्योंकि रेशा सीधा गले में गिर रहा होता है, मुंह से बदबू आना क्योंकि रेशे में जरासीम होते हैं, आवाज़ का बैठ जाना या तब्दील हो जाना, रेशे की ये अलामत होती हैं, केरे की अलामत होती है। मुसलसल केरा रहने से कौन सी बीमारियां जो हैं वो इंसान को लग सकती हैं, कौन कौन सी बीमारी जो है उसको लाहक आ सकती है। केरे का बर वक्त इलाज ना किया तो जो बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो हैं वो शदीद जिनका बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, उसमें गले की आवाज़, लायरेंजिटिस, क्रॉनिक बॉक्स की मुस्तकिल सोजिश, यानी कि जो बोलने का जो आवाज़ है वो उसकी पिच बैठ सकती है, वो अब मुसलसल उसका बैठना, उसकी आवाज़ इतनी बारीक हो जाती है कि उसको ज़ोर लगाने का पड़ता है और उसकी आवाज़ ऐसे धीमी और गला ख़राब, साफ पता लगता है ये इसकी आवाज़ जो है वो गला बैठा हुआ है और उसकी आवाज़ जो है वो बैठ जाती है और वो फिर 6-6 माह, साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल भी रहती है। जितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें, चाहे आप पराठे छोड़ दें, चाहे आप खट्टी चीज़ें छोड़ दें, ठंडी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन जब तक आप परहेज़ और नहीं करते तो आपकी वो अलामत, वो सिम्टम्स नहीं जाते। ये एक ख़ास उसमें है, बहुत सारी मेडिकेशंस करके भी देख लिए हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन अद्वियात हैं जो इस बीमारी को चंद खुराकों में, चंद योम में, कुछ टाइम लगता है लेकिन इंशाल्लाह वो 3 से 6 हफ्तों में वो रिकवर कर जाती है। फेफड़ों का इन्फेक्शन, ये शायद जब रात को सोते वक्त खांस की नाली के ज़रिए फेफड़ों में जाता है तो ब्रोंकाइटिस या दमा का वजह बन सकता है, जिसको हम कहते हैं काली खांसी, डॉग कफ। ये इसको काली खांसी का नाम इसको दिया जाता है, जो छोटी छोटी खांसी वो चलती रहती है बैठे बैठे बिला वजह ही,
कोई वजह नहीं समझ आ रही उसमें, चाहे वो दालचीनी की कोशिश करता है, वो बहुत सारी ऐसे घरेलू टोटके करने की जरूरत होता है, काली मिर्च ले रहा है, शहद का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ और कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। काली खांसी, डॉग कफ, यहाँ पे इसको हम कहते हैं, और ये अलामत उसमें पाई जाती हैं। और अगर वो छोटी खांसी, वो जैसे मैंने पहले भी बताया वो उसको लगी रहती है और वो मुसलसल वजह अगर छिड़ती है तो उसका दुरानी होती है, उसका टाइम पीरियड होता है दोपहर 1 बजे, 4 बजे, रात 1 बजे और शाम सुबह सरगी 4 बजे, और जब तक उसने वो खाया पिया ना, वो बाहर ना आए, तब तक उसको सुकून नहीं होता। यानी कि ऐसा मरीज लेट भी नहीं सकता केरे की शिकायत और खांसी। कान की इन्फेक्शन हो सकती है उसको, नाक और कान के मिलाने वाली नाली बंद हो सकती है, जिससे कान में दर्द या रेशा हो सकता है। मैदे की खराबी, मुसलसल जरासीम वाला रेशा पेट में गिरने से हाजमा खराब हो जाता है और भूख कम लगती है। केरा इस हद तक खतरनाक बीमारी यानी कि अलामत है, आपकी भूख भी ख़त्म कर सकता है, पेट को ख़राब भी कर सकता है, उसमें इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है, क्योंकि केरा साइनाइटिस नाक के हदूद वहाँ बनता है, गले से होते हुए पीछे से पेट में गिरता है, और अब बार बार मुसलसल गिरने से रेशा उससे हाजमा ख़राब हो सकता है और पेट की प्रॉब्लम भी और भूख भी ख़त्म हो सकती है। और जब भूख ही ख़त्म हो गई तो क़ुव्वत मुदाफ़त निज़ाम में इम्यून सिस्टम आपका वीक होने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर कभी दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, कभी कोई दर्द, कभी पूरे जिस्म में दर्द, नूदगी, हर वक्त थके थके रहना, चिड़चिड़ापन, बेदारी, ये सब फिर अलामात बढ़ना शुरू हो जाती हैं और इंसान उसका बहुत सारी ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करता है, कभी दर्द की मेडिसिन, कभी कुछ, और सेल्फ मेडिकेशन तो वो कर करके अपना बुरा हाल कर लेता है। जब तक डॉक्टर के पास जाता है अपना उसका वो समझेंगे अपने आप को एक बीमारी में मुब्तला कर चुका होता है। केरे की असल वजह जानने के लिए इसके बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे सबसे पहले एक्सरे, नाक के एक्सरे करवाए जाते हैं, MRI या CT स्कैन हैं, साइनाइटिस की उसकी CT स्कैन करवाया जाता है, नाक के अंदर कैमरा डालकर हड्डी की जो वो नेजल एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है, आया कि उसकी हड्डी में टेढ़ापन जो है वो किस हद तक है और किस नौयत का है। फिर एलर्जी के टेस्ट करवाए जाते हैं कि मरीज़ को किस चीज़ की एलर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि आया इनके टेस्ट भी होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, करवाए जाते हैं, टेस्ट करवा के बीमारी को तशखीस किया जाता है, तशखीस करवाने के बाद ही फिर उसकी प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है। ये तो नहीं है कि हवा में तीर चलाने की कोशिश कर दी जाए, तो आपको 1 हफ्ता मेडिसिन दिया, 2 हफ्ते दिया, 3 हफ्ते दिया, फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर वहाँ पर बेहतर है कि आप हफ्ता 10 दिन मेडिसिन देखें, उसके बाद उसको एक टेस्ट करवा लें, टेस्ट करवा के देखें कि एक अरसे से वो बीमारी के खिलाफ चल रहा है। बचाव की तदाबीर और लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए इसमें? नीम गर्म नमकीन जो नमक पानी होता है उससे नाक को अच्छी तरह साफ़ करें, रोज़ाना रात को सोने से पहले भाप का इस्तेमाल करें, भाप लें, पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा हो सके पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। परहेज़, ठंडी चीज़ें, मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक, खट्टी अशिया, तली हुई अशिया, समोसे, पकोड़े या ऐसी अशिया जो इस बीमारी को बढ़ने की वजूहत बने, सबब बने, उनको छोड़ देना चाहिए। अब बात आ जाती है कि होम्योपैथी, अदर शोबाजात भी इसको बड़ी अच्छी तरह डील करते हैं, लेकिन होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ मैं। होम्योपैथी एक कुदरती और नेचुरल तरीका इलाज है। होम्योपैथी इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम ठीक करके उसको बीमारी के ख़िलाफ़ खड़ा करती है ताकि वो अपनी बीमारी के ख़िलाफ़ खुद लड़ सके, अगर उसमें किसी किस्म की रुकावट है तो उसको दूर कर सके। होम्योपैथी अलामत का मजमूआ इकट्ठा करती है, अलामत का मजमूआ इकट्ठा करने के बाद किसी ख़ास अलामत, किसी ख़ास सिम्टम के ऊपर जाके वहाँ पे कुछ मेडिसिन जो है वो अद्वियात उसकी कुछ चंद खुराकें देती है ताकि उस बीमारी को अगर रुकी हुई है, दबी हुई है तो बाहर आए और उसको जड़ से ख़त्म करे। होम्योपैथी में केरे के लिए मुस्तकिल इलाज और बहुत सारी ऐसी उसके मुताबिक अद्वियात दी जा सकती हैं। केरे की जो सबसे बेहतरीन, जिसमें केरा जो है वो गाढ़ा, लेसदार और इतना जमा हुआ होता है कि गले के पीछे से लुढ़कता हुआ मरीज़ के गले में मुस्तकिल बोझ महसूस जिसमें हो, उसमें हाइड्रोसिस एक मेडिसिन है, हाइड्रोसिस कैनाडेनियस, ये मेडिसिन है, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरी मेडिसिन आ जाती है कि केरा इतना लेसदार हो कि उसकी लंबी तारें बनती हैं और नाक की जड़, सर का अगला हिस्सा, उसमें शदीद दर्द रहता हो, नाक की जड़, सर का अगला हिस्सा, ये सारा दर्द शदीद रहता हो, उसमें आप काली बाइक्रोम मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब गले में केरा गिरने के वजह से रात को मुसलसल खांसी के दौरे बढ़ते हों, जब गले में रेशा बार बार गिरने से खांसी के मुसलसल दौरे बढ़ते हों, बार बार उठना पड़ता हो, नींद ना आती हो, इंसान लेट ना सकता हो, सो ना सकता हो, उसमें क्रोलियम रूबरम मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जा सकती है।
जब नाक के अंदर से खुश्क और बंद महसूस, लेकिन गले में कीड़ा गिर रहा हो, नाक अंदर से बंद हो, गले में कीड़ा गिर रहा हो और मरीज का दम घुटता हो, उसमें साइटिकिया पल्मोनेरिया मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। स्टेक्टा पल्मोनेरिया। इसमें अब आ जाती है बात, मैंने आपको बताया था कि नाक की हड्डी का टेढ़ापन, नाक की हड्डी टेढ़ा, नाक के गदूद वो टेढ़े या हड्डी का टेढ़ा होना, जो वो साफ नज़र आ रहे होते हैं, नाक जो है वो टेढ़ा होता है, उसमें गदूद स्वेल किए होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, पता लग रहा होता है, या अंदर की तरफ अगर गदूद चेक किया तो अंदर से गदूद वो सूजे हुए होते हैं। उसमें होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन, और हर डॉक्टर जो है वो इसका लाजमी उसने इस्तेमाल किया होगा, और बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो इसके मुतालिक जानते भी होंगे। लेमना माइनर बहुत मशहूर दवाई है, इसका बेदरेग और आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये नेज़ल पॉलिप जो है ड्रिप्स है, इसको बहुत अच्छी तरह रिकवर कर लेती है और इसको, इस बीमारी को, उस कंडीशन को काफ़ी हद तक कवर कर लेती है। आज की वीडियो के मतलब अगर मैं केरे के मतलब बात करूं तो यही है कि मूली चीज़, आप अपने केरे की इस बीमारी को नज़रअंदाज मत करें। आपके जिस्म का एक सिग्नल, केरा जब बढ़ता है तो वो बता रहा होता है, आपको एक सिग्नल दे रहा होता है कि आपके अंदर कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस जो है वो आ रहा है, उसको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, उसका इलाज करवाएं, उसका मुआयना करवाएं। साइनसिस, आपके नाक और साइनसिस में कुछ ठीक नहीं, ऐसी एंटीबायोटिक्स कुछ खाने से, बाद लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा सिरप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या एंटीबायोटिक या सिरप, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करते हैं, या एंटी एलर्जी मेडिसिन ले लेते हैं। आजकल छिंकियाँ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, ठंडा गर्म एकदम अचानक मौसम, नहा के निकले हैं या सर्द गर्म हुए हैं, तबीयत ऐसी हुई है तो छींकें आना शुरू करती है। बहुत सारे लोग हमारे नाक के जो बाल होते हैं ना, इनको साफ़ करवा देते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता ये फ़िल्टर का काम करते हैं। नाक के बाल सिर्फ बाहर से साफ़ करवाएं, उनको मुकम्मल जड़ से मत निकलवाएं, उनको खींचें मत, ये फ़िल्ट्रेशन का काम करते हैं, फ़िल्टर का काम करते हैं। बाहर से कोई डस्ट, आलूदगी, कोई मिट्टी अंदर जाने से रोकते हैं, उसको वहीं पे सेट के रोक देते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर का काम करते हैं। होम्योपैथी की दुरुस्त दवा में जो अपने गले को बार बार खंगा कर उसका गले को खराश मत पैदा करें, अपने गले को ख़राब करने की कोशिश मत करें, बल्कि उसकी जड़ को, बीमारी को, जड़ को समझें, उसको समझ के उसकी बीमारी प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लें। और अगर आप समझते हैं कि आप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, उसके अगर मतलब आप मज़ीद अपनी कोई बीमारी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो का मतलब अगर आप अपने कोई कीमती राय से मुझे लाजमी मेरी वीडियो का मतलब आप ज़रूर कोई अपने कीमती राय से इज़हार कीजिएगा। आपके इज़हार से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, बल्कि हर किसी के साथ शेयर करें, ताकि वो भी केरे को और बलगम को उसमें फ़र्क जान सके और उस बीमारी को समझ सके, और मुख्तलिफ जो किस्म की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें। खांसी के शरबत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें बहुत सारी एक फ़हरिस्त है खांसी के शरबत की। मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।